हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मीडिवल हिस्ट्री का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज। ये क्लास 7th का टॉपिक है और ये इसमें हम मीडिवल हिस्ट्री में से 785 एडी से 860 एडी का ड्यूरेशन पढ़ेंगे। मैं हूँ कृतिका भारद्वाज और आइए हम पढ़ते हैं। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे जो 3 बहुत बड़ी डायनेस्टीज थी कैसे वो किंग्स और किंगडम्स बने, एंड जो मेजर डायनेस्टीज है जैसे कि पालास, राष्ट्रकूटास, गुजरात प्रतिहारास, ये कैसे एमर्ज हुए और कैसे इनका डिक्लाइन हुआ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्या होता है कि एक राजा होता है एंड जो राजा है वो उसका बहुत बड़ा एरिया होता है। एक राजा है, उसकी अपनी टेरिटरी है, काफ़ी बड़ा एरिया है उसका, तो उस एरिया को काफ़ी छोटे छोटे एरियाज में उसको डिवाइड कर देता है एंड उस एरिया का किसी को एक हेड बना देता है। वो जो हेड है वो हेड कौन हो सकता है, या तो कोई उस एरिया का लैंडलॉर्ड हो या फिर वॉरियर चीफ हो। ठीक है, जो ज़मींदार होते हैं उन्हें लैंडलॉर्ड कहते हैं। इनके पास बहुत पैसा होता है तो इनके वहाँ पे रिस्पेक्ट है, ये काफ़ी उस एरिया के बारे में जानते होते हैं। एंड जो वॉरियर चीफ है वो वहाँ के ऐसे मिलिट्री कमांडर हो गए वैसे होते हैं, तो उनका वहाँ के काफ़ी कंट्रोल रहता है। तो इन शॉर्ट उस एरिया में किसी का भी मॉनिटरी टर्म्स में या फिर स्ट्रेंथ के टर्म्स में किसी का भी कंट्रोल होता है उसको वहाँ का हेड बना देते हैं एंड उस हेड को वहाँ पे बोलते हैं सामंतास। क्या बोलते हैं? सामंतास। तो ये सामंतास कौन होते हैं? ये किंग के सबऑर्डिनेट होते हैं। ये किंग को रिपोर्ट करते हैं कि भाई हमारे एरिया में ये हो रहा है। जो मेन हेड है वो कौन है? किंग है। वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सब कुछ निकाल रहे हैं एंड ये सब फॉलो करते हैं। इसके बदले में जो सामंताज है ये राजा को क्या देते हैं? राजा को गिफ्ट्स देते हैं। गिफ्ट्स में क्या देते हैं? पैसे देते हैं, मिलिट्री सपोर्ट देते हैं कि आपने हमें सामंत बनाया है, यहाँ का हेड बनाया है। ठीक है, अब जैसे जैसे सामंतास होते हैं तो ये उस एरिया के टैक्स कलेक्ट करते हैं, रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, एग्रीकल्चर में देखते हैं, मिलिट्री का देखते हैं, मिलिट्री सपोर्ट भी देखते हैं। ये जो सामंत होते हैं ये राजा को पूरा फुल मिलिट्री सपोर्ट देते हैं। अब जैसे इनको पैसा इनके पास आने लग जाता है, पावर आने लग जाती है, तो ये जो सामंतास है बाकी अदर सामंता से जो बड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो वो हो जाते हैं महासामंता या फिर महामंडलेश्वरा। महामंडलेश्वरा का मतलब होता है उस मंडल का या उस एरिया का ईश्वर, उस एरिया का हेड, उस एरिया का लॉर्ड। जब उनके पास और पावर या वेल्थ आ जाती है तो इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते हैं। ये इस टेरिटरी से कह देते हैं, जैसे इनकी टेरिटरी है तो ये इस टेरिटरी से कह देते हैं कि भाई हमारे पास बहुत पैसा आ चुका है, हमारे पास बहुत ज़्यादा मिलिट्री सपोर्ट है, तो हम अब आपके सबऑर्डिनेट नहीं रहेंगे। हम आपके सबऑर्डिनेट नहीं रहेंगे तो ये खुद का एरिया जो है वो क्या डिक्लेयर कर देते हैं? खुद का अलग राज्य बना लेते हैं, अलग किंगडम बना लेते हैं। और अगर राजा इस इंडिपेंडेंस को नहीं मानता, नहीं एक्सेप्ट करता, तो वहाँ पे वॉर हो जाती है। बहुत बार वॉर हुई है। जो पहले के राजा होते हैं या तो हार जाते तो नया किंगडम इस्टेब्लिश हो जाता है, और अगर नहीं हारते तो पुराना का पुराना जो राजा है वो वैसे ही फॉलो करता है। तो ऐसे ही बहुत सारे किंगडम्स हैं, किंग्स हैं जो नए आते हैं और पुराने राजाओं को मार देते हैं। तो ये स्टार्टिंग में क्या होते हैं? ये स्टार्टिंग में एक सामंत होते हैं, सिर्फ एक लैंडलॉर्ड होते हैं या वॉरियर चीफ होते हैं जिनको थोड़ी सी वेल्थ मिल जाती है, पावर मिल जाती है, तो ये इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते हैं। ओके, तो अब ऐसे बहुत सारे जो आए हैं, ये है चालुक्यास ऑफ कर्नाटका। चालुक्यास ऑफ कर्नाटका जो है ये कहाँ पे सिचुएटेड थे? ये सिचुएटेड थे हमारे डेक्कन एरिया में। ओके, ये डेक्कन एरिया में सिचुएटेड थे एंड इनको हरा के कौन आए थे? राष्ट्रकूटा आए थे। तो कि यहाँ पे मेन किंग ये था एंड राष्ट्रकूटा क्या थे? यहाँ के सामंत थे। तो यहाँ पे जो राष्ट्रकूटा का जो सामंत था वो कौन था? दंती दुर्गा था। एंड दंती दुर्गा ने यहाँ पे जो उनका राजा था, चालुक्य का राजा कर्नाटका के, इनको हटा के इसको मार के खुद राजा बन गया था। लेकिन ये राष्ट्रकूटा क्षत्रिय नहीं थे, तो क्षत्रिय बनने के लिए क्षत्रिय ही सिर्फ राजा बन सकते हैं वहाँ पर। तो अब उनको क्षत्रिय बनने के लिए एक रिचुअल करना था। तो रिचुअल कौन सा करा था? हिरण्य गर्भ। हिरण्य गर्भ एक रिचुअल होता है जिसमें कि आप क्षत्रिय बन सकते हो। इसको कहते हैं गोल्डन वॉर्म। ओके, तो ये कन्वर्ट हुए थे एंड देन ये राजा बने। एक्चुअली वहाँ के लोग भी एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि इस टाइम सोसाइटी ऐसे ही डिवाइडेड थी। ओके, फिर उनका कैपिटल होता है मलखेड़। मलखेड़ कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। एंड देन दंती दुर्गा का एक बेटा होता है कृष्णवन, जिसने पूरे एरिया को क्या करा था? कंसोलिडेट करा था। एंड इन्होंने कैलाश टेम्पल है एलोरा वो भी बनाया है। इनका देखो मेन एरिया कौन सा है, बिल्कुल अब याद रखेंगे, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। वेरी गुड। एंड किसने स्टार्ट किया था? दंती दुर्गा ने स्टार्ट किया था। वेरी गुड।
और इसके अदर इम्पोर्टेंट रूलर्स कौन से हैं? ध्रुव है, अमोघ वर्षा एंड कृष्णा थर्ड, ये इसके इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं। देखिए इसका जो इनका एरिया है ये कहाँ तक स्प्रेड है, ये यहाँ पे कन्नौज जो इनकी कैपिटल है वहाँ तक स्प्रेड है। इसका मतलब ये कन्नौज में भी इन्होंने कैप्चर करा है। इस टाइम पे जो कैपिटल हुआ करती थी पूरी इंडिया की, वो क्या हुआ करती थी? कन्नौज हुआ करती थी। तो कन्नौज को कैप्चर करने के लिए बहुत ज़्यादा हसल हुआ करता था कि इसको कौन कैप्चर कर सकता है। ऐसे ही और भी जो डायनेस्टीज थी यहाँ पर, एक है गुजरात प्रतिहारा। तो गुजरात प्रतिहारा जो है, एज द नेम सजेस्ट, ये गुजरात से रिलेटेड है। ठीक है, इनका जो ओरिजिन है ये कहाँ से हुआ था? उज्जैन से ओरिजिन हुआ था। उज्जैन यहाँ पे है, एमपी में स्थित है उज्जैन। एंड ये अरब आए थे, तो अरब से लड़ते लड़ते ये लोग गुजरात में इन लोगों ने अपना जो है एक्सपेंशन स्टार्ट किया। ओके, तो इन्होंने किसने स्टार्ट किया है? नागभट्ट एंड हरिचंद्र, इन्होंने स्टार्ट किया था। इन दोनों ने लड़ाई करी थी अरब से, एंड नागभट्ट फाइनली स्टार्टेड दिस गुजरात प्रतिहारा किंगडम। एंड इसके इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन हैं? इसके इंपॉर्टेंट रूलर्स से किंग भोज, जिन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन किया था फ्रॉम बिहार टू काठियावाड़। इन्होंने बहुत टाइम तक कन्नौज में कंट्रोल रखा है, कन्नौज को अपना कैपिटल बनाया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ये नाम क्या है, यहाँ के राजा हैं। ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आ जाते हैं। जो किंग भोज हैं ये कौन सी किंगडम से बिलोंग करते हैं, कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? तो इस गुर्जर प्रतिहारा। ओके, इनका जो बेटा है दैट इज महेंद्रपाल, एंड इन्होंने नॉर्थ बिहार भी कैप्चर करा था। इसके बाद जो सक्सेसर्स आए थे वो बहुत ज़्यादा वीक थे। फिर देन स्लोली एंड सडनली मोहम्मद ऑफ गजनी आते हैं एंड वो कन्नौज को इन्वेड कर देते हैं। ओके, तो ये गुजरात प्रतिहारा की स्टोरी थी। इसमें आपको ये याद रखना है कि ये बहुत ज़्यादा लर्नर्ड पर्सन्स थे, लिटरेचर एंड इन सबको बहुत प्रमोट करते थे। इसी वजह से इन्होंने अपने एम्बेसडर जो है वो बगदाद भेजे। बगदाद कहाँ है? आज के टाइम का जो ईरान है, वहाँ पे उन्होंने भेजे। किस चीज़ के लिए? इंडियन फिलॉसफी, साइंस, एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, तो इनका ये यहाँ पर एक्सपेंशन था। नेक्स्ट हमारी जो मेन डायनेस्टीज जो आती है दैट इज़ पालास। पालास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनका जो था, इनका यहाँ पे बुद्धिज़्म को भी बहुत प्रमोट करा है। इन्होंने जो ये बुद्धिज़्म रिलीजन है इसको भी काफ़ी प्रमोट करा था। ओके, तो इनके बारे में देखते हैं। जो ये इनका फाउंडर कौन था? गोपाला, जो 750 AD से स्टार्ट होता है। इनके इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन है? धर्मपाल एंड देवपाल। याद रखेंगे, सबके फाउंडर्स याद रखते हैं। हमेशा आता है कि इस डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, तो कौन है गोपाला का फाउंडर? गोपाला। ओके, एंड इनका बेटा है धर्मपाल, देन देवपाल। एंड इसको फाइनली जो पाला से ज़्यादा टाइम तक रूल नहीं कर पाते, सेन डायनेस्टी आती है एंड इनको टेक ओवर कर लेती है। ठीक है, लेकिन बालास ने बहुत ज़्यादा काम करवाया है बुद्धिज़्म के लिए। ठीक है, इन्होंने महामाया बुद्धिज़्म स्प्रेड करा। देखिए याद कीजिएगा, बुद्धिज़्म तो है लेकिन बुद्धिज़्म में महामाया, दो तरीके की बुद्धिज़्म होते हैं। सेकंड वन कौन सा होता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन सा सेकंड वाला है। एंड इन्होंने क्या बिल्ड करे थे? विहारास। विहारास क्या होते हैं? विहारास एक ऐसी बिल्डिंग होती है जिसमें सारे बुक्स रखे जाते हैं। ओके, तो बुक्स इज़ लाइक एजुकेशनल सेंटर होता है ये उनके रिलीजन का, कि अगर किसी को बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ना है या उनको कोई भी नई खोज उनको मिली है तो कहीं पे कलेक्शन होना चाहिए। तो उस जो कलेक्शन है उन बुक्स को उनको विहारास कहते हैं। अगर कोई भी वहाँ पर रह के पढ़ना चाहता है या मॉन्क्स वहाँ पर आना चाहे तो वो भी आ सकते हैं। ओके, जो ये धर्मपाल थे, यहाँ का एक राजा था धर्मपाल, इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी इम्प्रूव कराई थी। रिमेंबर, इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी इम्प्रूव कराई थी। एंड फाउंड किसने करी थी? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी फाउंड की थी। धर्मपाला ने कौन सी यूनिवर्सिटी फाउंड की थी? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि नालंदा यूनिवर्सिटी किसने फाउंड की थी। ओके, नालंदा यूनिवर्सिटी किसने फाउंड की थी ये आप बताएंगे। ओके, एंड देवपाल ने क्या बिल्ड किया था? महाबोधि टेम्पल बिल्ड किया था गया में। गया कहाँ पर है? बिहार में। तो देखिए इनका मेन रीजन भी कौन सा है? ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाला रीजन है। एंड इन्होंने भी कुछ टाइम पे कन्नौज में क्या किया था? कैप्चर किया था। ओके, पालास की जो है वो लिंक्स थे कहाँ पर? साउथ ईस्ट एशिया से लिंक हुआ करते थे ट्रेड के। दैट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है एंड यहाँ पर वो लोग यहाँ से व्यापार किया करते थे, अपना ट्रेड किया करते थे। लेकिन इनकी कल्चरल लिंक्स भी थे। कल्चरल लिंक्स भी थे मतलब कि यहाँ पे अगर आप साउथ ईस्ट एशिया में बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा स्प्रेड है, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है बुद्धिज़्म की, वो तो इसी वजह से कल्चरल लिंक्स थे कि वहाँ पर वो जाया करते थे
एंड बुद्धिज़्म को स्प्रेड किया करते थे। अब ये जो 3 हमने डायनेस्टीज़ पढ़ी, गुजरात प्रतिहारास एंड राष्ट्रकूटा और पाला डायनेस्टी, तो इनके बीच में हमेशा कंट्रोल रहता था कन्नौज का। ठीक है, अब ये कन्नौज का कंट्रोल क्यों था, इतना इंपॉर्टेंट क्यों था कन्नौज? ठीक है, कैपिटल है सिटी का, बट कंट्री का कैपिटल है, बट फिर भी अब कन्नौज जो है बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल एरिया है। कैसा एरिया? फर्टाइल एरिया। यहाँ से 2 रिवर्स जो हैं, गंगा यमुना एंड अदर छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज जो है यहाँ से जाती हैं। यहाँ का बहुत ज़्यादा फर्टाइल एरिया है। इससे क्या होता है? इससे एग्रीकल्चर आपका इम्प्रूव हो जाता है। एग्रीकल्चर होने से आपका एक्सपोर्ट बढ़ता है, इनकम मिलती है, लोगों को ऑक्यूपेशन मिलती है, ऑक्यूपेशन मिलती है, लोग और यहाँ पे अट्रैक्ट होकर आते हैं। जहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा कि यहाँ पे हमारे ऑक्यूपेशन है, यहाँ पे जॉब्स हैं, तो बाहर से लोग माइग्रेट करके आते हैं, यहाँ पे सेटलमेंट होते हैं, पूरी एक मार्केट डेवलप होती है। ठीक है, यहाँ का रीजन फर्टाइल था, काफ़ी सारे मिनरल्स मिला करते थे, तो जो राजा हुआ करता था वहाँ का वो काफ़ी रिच हो जाता था। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, टैक्स जनरेट हो रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो सारा पैसा जो है वो राजा को मिलता था। एंड वहाँ का जो रिसोर्सेज है वो सारे मिलते थे, इतने सारे लोग होते थे, तो मिलिट्री स्टैंड बनाने में बहुत ईजी होता था। ऊपर से यहाँ पे जो अगर आप देखें, ये कन्नौज है, एंड कन्नौज के जो पूरा इधर वेस्ट एंड ईस्टर्न जो पूरा कांटेक्ट है, पूरी दुनिया से जो कांटेक्ट है, वो बनाना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता था। तो इसी वजह से होता था कि कन्नौज जिसने कब्जा लिया, उसने पूरे इंडिया को कैप्चर कर लिया, वो हेड मान लिया जाता था एक तरीके से। ओके, तो ये जो है राष्ट्रकूटा पाला गुजरात प्रतिहारास के बीच में जो स्ट्रगल था, इसको हम कहते हैं ट्राई पार्टीज स्ट्रगल। ट्राई पार्टीज स्ट्रगल मीन्स कि ट्राई मीन्स 3 एंड पार्टीज मीन 3 पार्टीज। तो 3 पार्टीज, 3 अलग अलग पार्टीज के बीच में स्ट्रगल है। किस चीज़ का स्ट्रगल है? कन्नौज को कैप्चर करने का। एंड तीनों ने ही काफ़ी टाइम तक इन्होंने क्या करा है? कन्नौज को कैप्चर करा है। ओके, एंड इसी कन्नौज के कैप्चर करने से इनके रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा कम हुए, इनका टाइम बहुत ज़्यादा लगा, एंड इनके जो आगे सक्सेसर्स थे बहुत ज़्यादा वीक हुए, एंड इसी वजह से ज़्यादा ये नहीं, तीनों डायनेस्टीज नहीं टिक पाई। ओके, तो इनका डिक्लाइन कैसे हुआ? इनका डिक्लाइन ऐसे हुआ कि पाला को किसने हरा दिया? सेन डायनेस्टी ने हरा दी, तो सेन डायनेस्टी आ जाती है। राष्ट्रकूटास जो थे, राष्ट्रकूटास को कौन हरा देता है? चालुक्यास हरा देते हैं। याद कीजिएगा, चालुक्यास को हटाकर ही राष्ट्रकूटास आते हैं, राष्ट्रकूटास को हटा के कौन आ गए? चालुक्यास। एंड गुजरात प्रतिहारास जो थे, ये क्या होगा? ये डिसइंटीग्रेट हो गए स्मॉलर किंगडम्स में, छोटे छोटे राज्यों में, छोटे छोटे परिवारों में ही इनमें आपस में यूनिटी नहीं थी, तो ये क्या हो गए? टूट गए। ओके, तो ये कैसे टूट गए? ये जो गुजरात प्रतिहारास थे, ये अजमेर के चौहान्स हैं, अजमेर के चौहान्स, बुंदेलखंड के चंडेलास, गुजरात के सोलंकी, मालवा में परमारस, मतलब ये अलग अलग जो एरिया है, वहाँ पे इन्होंने क्या डिक्लेयर कर दी? अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी कि हम एक ही गुजरात प्रतिहारा के अंडर नहीं रहेंगे, हम अलग अलग अपना राज्य करेंगे। एंड ये सारे क्या थे? ये सारे ही क्षत्रिय थे। एंड ये चौहान्स को हम चामनास भी कहते हैं, चामनास। ओके, याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन आ जाता है कि चामनास कौन से है? चामनास चौहान से। और इसके फेमस राजा कौन है? पृथ्वीराज चौहान है। एंड जो चांद बटाई उनके बारे में लिखा भी है पृथ्वीराज रसों में, तो इसके बारे में हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, आगे चौहान्स के बारे में, पृथ्वीराज चौहान के बारे में, और आगे इनकी डायनेस्टीज़ का क्या हुआ, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, आर्ट एंड लिटरेचर कैसा था, आर्किटेक्चर कैसा था, कैसे कस्टम्स थे, टैक्स रेवेन्यू, टैक्स कलेक्शन कैसे हुआ करता था, कैसे इनकी इनकम थी, एंड और फर्दर इनके बारे में हम फैक्ट्स वगैरह जानेंगे। ओके, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू इट। एंड कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।